नमस्कार दोस्तों। हमारे देश का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान एक ऐसा कानून जिसके अकॉर्डिंग देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। हमारे देश की सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है। इवन भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत के संविधान के रूल्स को फॉलो करता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जो कानून हम पढ़ते हैं संविधान के अंदर, क्या उनके अंदर बदलाव किया जा सकता है? और यदि ऐसा हो सकता है तो किसके पास पावर होती है संविधान के रूल्स को बदलने की, या फिर हम कह सकते हैं संविधान के अंदर संशोधन करने की? आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी के बारे में, यानी बहुमत कितने प्रकार का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, बहुमत के प्रकार। भारतीय संविधान नम्यता व अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। यहाँ नम्यता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी और अनम्यता का मतलब होता है रिजिडिटी, या फिर इसको हम कठोरता कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात इसके संशोधन की जो प्रक्रिया है न तो ब्रिटेन की भांति अत्यंत लचीली है। यानी कि ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में आपकी संसद सर्वोपरि है। जैसे बात करते हैं कि भारत में तो संविधान सर्वोपरि है, लेकिन ब्रिटेन में संसद पार्लियामेंट सर्वोपरि होती है। ब्रिटेन के संविधान के अंदर कुछ भी चेंज करना है तो पार्लियामेंट बिल पास करके आसानी से बदलाव कर लेती है। और वैसे तो ब्रिटेन का संविधान आपका परंपराओं पर आधारित है, तो कुछ भी चेंज करना हो ब्रिटेन में, चेंज करना कानूनों में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अत्यंत लचीला है, रूल्स को चेंज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। वहीं पे बात करते हैं आप यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए के संविधान में चेंज करना काफ़ी ज़्यादा कठोर माना जाता है, चाहे आपका यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि वहाँ पे आपका न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। यूएसए के संविधान में कुछ भी बदलाव करना है तो न्यायपालिका बीच में आ जाती है। न्यायपालिका अपने अकॉर्डिंग देखती है कि ऐसा चेंज करना क्या सही है या फिर गलत है। तो संविधान में चेंज करना अत्यंत कठोर है। लेकिन भारत की बात करते हैं तो इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के संविधान में कुछ भी चेंज करना है तो चेंज करने की पावर तो पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास होती है। परंतु कुछ मामले ऐसे होते हैं, उन मामलों में जो पार्लियामेंट बदलाव करती है संविधान के अंदर, वो काफ़ी आसानी से कर लेती है। जबकि संविधान के कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके अंदर संशोधन करना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होता है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान के रूल्स को चेंज करने की पावर तो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन कुछ मामलों में चेंज आसानी से कर लेती है और कुछ मामलों में चेंज करने के लिए अत्यंत कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो मिला जुला रूप होता है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का। उसके बाद में आगे देखिए, संविधान संशोधन। संशोधन का मतलब होता है बदलाव करना, यानी कि चेंज करना। और चेंज हम कहाँ पे कर रहे हैं सर? हम तो संविधान के रूल्स चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो संविधान के अंदर चेंज करना है, बदलाव करना है। बदलाव का मतलब संशोधन करना है। तो क्या पढ़ते हैं? संविधान संशोधन। इसकी बात भारत के संविधान के भाग नंबर 20 यानी कि 20 के अंदर कर रखी है। और भाग 20 में एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368, जो कि बात करता है संविधान में संशोधन करने से। अब कंसेप्ट की बात करते हैं कि संविधान के अंदर भी बदलाव किया जा सकता है, संविधान के रूल्स भी बदले जा सकते हैं। परंतु ये जो सोर्स है आपका, ये जो कंसेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। संविधान में संशोधन या फिर बदलाव करने की शक्ति संसद के पास होती है। अब संसद का मतलब क्या हुआ? संसद आपकी 3 अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि संविधान के रूल्स में कुछ भी चेंज करना हो तो उससे संबंधित जो भी आपका बिल आएगा, उस बिल को लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में साइन के लिए जाएगा। तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मूल ढांचे, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या संसद के द्वारा संविधान के किसी भी रूल को पलटा जा सकता है? क्या संसद के पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो संविधान के किसी भी भाग को चेंज कर सकती है? तो इसका आंसर रहेगा नहीं। संसद यदि चाहे तो संविधान के किसी भाग में चेंज कर सकती है, परंतु मूल ढांचे को छोड़कर। आइए जानने का प्रयास करते हैं इस मूल ढांचे के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले के फैसले यानी कि जजमेंट में दिया गया। तो
काफ़ी फेमस केस है केशवानंद भारती केस 1973 का। वैसे तो आपके केशवानंद भारती केस हार जाते हैं, परंतु इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकल के आती है जिसको आप पढ़ते हैं, मूल ढांचा। अब 24 अप्रैल को जब फैसला आया इस केस का, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया। उस टाइम पे आपके तत्कालीन CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सीकरी थे, और ठीक एक दिन बाद, इस फैसले के ठीक एक दिन बाद जस्टिस सीकरी रिटायर हो रहे थे। तो जाते जाते देखिए कितना अच्छा काम किया। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बनती है 13 जजों की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 1973 में कुल मिला के 13 ही जज थे, और 13 के 13 की जज इनकी बेंच बनी, और फैसला आता है 7-6 से। 7 पक्ष में है, 6 विपक्ष में है, और फैसला क्या दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का। तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रावधान मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन कुछ एक सिलेक्टेड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे बात करते हैं, पहला, संविधान की सर्वोच्चता। तो खैर ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, सभी को संविधान के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो आपका रूल है, ये रूल कब तक रह सकता है? क्या संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो इस रूल को चेंज कर सकती है कि नहीं, संसद ही सर्वोच्चता है, आज के बाद में संसद की चलेगी, या फिर आज के बाद में न्यायपालिका की चलेगी? तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मूल ढांचा है संविधान के सर्वोच्चता। तो भारत का संविधान पहले भी सर्वोच्च था, आज भी सर्वोच्च है, और आगे भी सर्वोच्च ही रहेगा। जैसे बात करते हैं कि भारत एक गणतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये कंसेप्ट आपका मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। संसद जाकर भी इस कानून को चेंज नहीं कर सकती है। तो खैर इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या चेंज कर सकती है और क्या चेंज नहीं कर सकती है। उसके अलावा बात पढ़ते हैं तो धर्मनिरपेक्षता, यानी कि भारत का संविधान किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करता है। हम नहीं कह सकते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र देश है। तो भारत की संसद का बात करते हैं, या फिर भारत के सर्वोच्च कानून संविधान की बात करते हैं, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है। उसके अलावा राष्ट्र की एकता व अखंडता, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, विधि का शासन, आर्टिकल नंबर 32, 136, 141 व 142 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ आदि। तो ये सारे के सारे मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। यानी कि संविधान के अंदर पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकती है, परंतु इस मूल ढांचे के आपके कुछ कंसेप्ट है, कुछ प्रावधान है, उनको छोड़कर। इसके अलावा अन्य प्रावधान भी हो सकते हैं। कितने प्रकार से संविधान में संशोधन अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो इसका आंसर रहेगा 3 प्रकार से। सबसे पहला है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। यहाँ हम पढ़ने स्टार्ट कर दिया टाइप्स ऑफ मेजोरिटी को। सबसे पहला है कि संविधान के अंदर कुछ भी संशोधन करना है, तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके अंदर संशोधन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, संसद करती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत के द्वारा। वैसे तो सिंपल मेजोरिटी को हम पढ़ते हैं 50% प्लस 1, लेकिन सही मायने में इसका अर्थ होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक 50% से अधिक सदस्यों का बहुमत। इसका मतलब ये हुआ कि यदि लोकसभा बिल को पास करती है विद सिंपल मेजोरिटी, तो लोकसभा की वैसे तो वर्तमान स्ट्रेंथ 543 है, एमपीज जिनको आप बोलते हैं, लेकिन साधारण बहुमत का मतलब ये हुआ कि जितने सदस्य आपके प्रेजेंट होते हैं, अब हो सकता है कि सारे के सारे सदस्य ही आपके प्रेजेंट हो लोकसभा के अंदर, या फिर जितने भी प्रेजेंट होंगे, और जिन जिन सदस्यों को वोटिंग राइट्स है, वोट डालने का अधिकार है, उन सभी का 50% प्लस 1 क्या रहेगा, सिंपल मेजोरिटी रहेगा। वैसे बात करते हैं कि राज्यसभा में यदि बिल जाता है और कहते हैं कि राज्यसभा ने बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास किया, मतलब कि राज्यसभा की कुल स्ट्रेंथ 245। अब हो सकता है कि सभी के सभी मेंबर्स प्रेजेंट हो और उसके अलावा सभी को वोटिंग राइट्स हो, तो उनका 50% प्लस 1 क्या हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी हो जाएगा। यहाँ पे सदन का मतलब क्या था, लोकसभा व राज्यसभा से था। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम काफ़ी बार पढ़ते हैं कि आर्टिकल 2 में कुछ भी चेंज करना हो, यानी कि आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज होता है, तो बात करता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि भारत के बाहर से, भारत के एरिया के बाहर से यदि किसी भी क्षेत्र को आप भारत में शामिल करते हैं, तो वो आर्टिकल नंबर 2 के तहत ऐसा किया जाता है। और पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट, संसद के पास होती है। तो संसद बिल को पास करती है सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत के द्वारा। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 3, भारत में नए राज्यों का गठन। भारत में जो भी नया राज्य बनता है, या फिर राज्य के नाम में चेंज होता है, राज्य की सीमा में चेंज होता है,
राज्य का क्षेत्र घटाना हो बढ़ाना हो, ये सारे के सारे काम आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट करती है। कैसे करती है? विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत के द्वारा। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 11, नागरिकता के संबंध में कुछ भी चेंज करना हो, बदलाव करना हो, तो संसद करती है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। आर्टिकल नंबर 169, राज्यों में विधान परिषद का सृजन व समापन। तो बात करते हैं सभी राज्यों की। 28 राज्य वर्तमान में है और सभी राज्यों के अंदर विधानसभा बनी हुई है, लेकिन विधान परिषद की बात करते हैं, जिसको विधानमंडल के अपर हाउस के नाम से जानते हैं। उसका गठन सिर्फ 6 ही राज्यों के अंदर है। तो कल को यदि चेंज करना हो, यानी कि या तो इनमें से किसी भी जिन जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद बनी हुई है उनमें से विधान परिषद को हटाना हो, समापन करना हो, या फिर किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद को बनाना हो, तो ये काम आपका विधानमंडल के अलावा पार्लियामेंट के पास पावर होती है, और पार्लियामेंट ऐसे बिल को पास करती है विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 239 क्लॉज ए, यूटीज़ के लिए विधान मंडल का सृजन करना हो। अनुसूची 1, 2, 5, 6 और 8 इनके अंदर कुछ भी बदलाव करना हो, तो ऐसा कुछ भी चेंज करना है, तो जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करती है। सिंपल मेजोरिटी द्वारा किया गया संशोधन आर्टिकल नंबर 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आर्टिकल 368 बोलता है कि मैं तभी संविधान में संशोधन मानूंगा जब वो संशोधन किया जाए विशेष बहुमत के द्वारा। यदि सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करती है, तो भाई आर्टिकल 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, इसके अकॉर्डिंग संविधान में बदलाव नहीं माना जाएगा। बी पढ़ते हैं विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। इसका अर्थ होता है सदन की कुल संख्या के बहुमत, यानी कि सदन की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है, लोकसभा की 543 है जबकि राज्यसभा की 245 है, इसका बहुमत, इसका 50% प्लस 1, तथा उसके अलावा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो विशेष बहुमत को आप पढ़ते हैं 2/3 बहुमत पढ़ते हैं, यानी कि जितने भी सदस्य आपके प्रेजेंट होते हैं, या फिर उसके अलावा जिनको वोटिंग राइट्स है, जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि पास तो वही करेंगे ना जिनको वोटिंग राइट्स होगा, वही बिल को पास करेंगे। तो जितने आपके सदस्य उपस्थित हैं और जिनके पास में राइट है वोट डालने का अधिकार है, उनका 2/3 बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत होता है। एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना। यदि ऐसा कोई बिल आता है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है, तो उस बिल को बोलते हैं महाभियोग का विधेयक, और इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस बिल को पास करते हैं विशेष बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा। आर्टिकल नंबर 352, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रस्ताव। तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगता है, तो लगने की जो घोषणा करते हैं वो तो देश के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसके बाद में जो बिल पास करता है पार्लियामेंट, वो विशेष बहुमत के द्वारा ही पास करता है। तीसरा है आपके सामने विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, यानी अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे संसद के द्वारा बिल तो विशेष बहुमत से पास किया जाएगा, परंतु उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्य, वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 28 का आधा यानी कि 14 प्लस 1 15, यानी कि कम से कम 15 राज्यों का विधानमंडलों का भी अनुसमर्थन लेना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी उस बिल को पास करने के लिए। तो ये और भी ज़्यादा कठिन प्रक्रिया होती है कि पार्लियामेंट के पास में पावर तो है चेंज करने की, बदलाव करने की, विशेष बहुमत से करती है, परंतु उसके साथ साथ में जब आपके आधे से अधिक राज्य सहमति देंगे उस बिल पे, तब वो पास हो पाएगा। काफ़ी ज़्यादा कठोर प्रक्रिया है। जैसे जीएसटी बिल की बात करते हैं, तो जब देश में जीएसटी लागू किया गया, तो जीएसटी सिंपल सी बात है कि संबंधित आपका टैक्स से है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि टैक्स आपकी राज्य की सरकारें भी वसूलती है और केंद्र की सरकार वसूलती है। जीएसटी की बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको राज्य की सरकार वसूलती है, जिसको आप SGST के नाम से जानते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जबकि जीएसटी केंद्र सरकार भी वसूलती है, जिसको आप बोलते हैं CGST, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऐसा कोई भी कानून बनता है, कोई भी बिल पास होता है जो कि आपका संबंधित हो सीधा राज्यों से, तो ऐसे बिल को पास करने के लिए राज्य की सहमति भी लेनी पड़ती है।
अर्थ क्या है, संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर के मामले आते हैं। यहाँ संघीय ढांचे का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका बिल पास किया जाएगा वो आपका राज्यों के साथ साथ में केंद्र या फिर केंद्र के साथ साथ में राज्यों से भी संबंधित होता है। तो राज्यों की जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वहाँ पे राज्यों की सहमति लेनी आवश्यक होती है। जैसे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन वैसे तो इनडायरेक्ट होता है और निर्वाचन के लिए आपका निर्वाचक मंडल बनता है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के तहत वो सभी आते हैं उसमें, जिसको आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एमपीज संसद के सदस्य सारे के सारे इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके साथ में राज्यों के अंदर विधानसभाएं जो है आपकी विधानसभाओं के जो भी आपके एमएलएज होते हैं तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, सभी के सभी इलेक्टेड होते हैं। यानी कि विधानसभाओं के एमएलएज और आपके पार्लियामेंट के एमपीज तो ये सारे के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बस शर्त क्या है, सभी के सभी इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं करते हैं। तो यदि इस कंसेप्ट के अंदर कुछ भी बदलाव करना है, हालांकि यूटीज़ भी शामिल होती है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, इनके अंदर विधानसभाएं हैं तो इनके भी एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कल को इस कंसेप्ट में कुछ भी चेंज करना हो, हमें कुछ बदलाव करना हो कि भाई ये पार्टिसिपेट करेंगे ये नहीं करेंगे। जैसे वर्तमान में स्थिति क्या है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के 12 वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं उनको नॉमिनेट करते हैं, इस कारण से नहीं करते हैं। तो कल को यदि शामिल करना हो कि भैया आज के बाद में नेक्स्ट टाइम जब भी चुनाव होंगे राष्ट्रपति के उसमें राज्यसभा के 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो यदि ऐसा कोई भी बिल पास करना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि पार्लियामेंट तो विशेष बहुमत से पास करेगी लेकिन उसके साथ साथ में आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये मतलब हुआ इस बात का। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अब मैनर्स हम सभी पढ़ते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान होगा। लेकिन कल को यदि इसमें कुछ चेंज करना है कि भैया निर्वाचन विधि ऐसी नहीं होगी, इसको चेंज करते हैं, तो वो भी आपका सी टाइप जो अपन पढ़ रहे हैं मेजोरिटी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी उसके तहत बिल पास होगा। उसके अलावा आपका अन्य एग्जाम्पल देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 241 यूटीज केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना। जैसे वर्तमान में यूटी दिल्ली एक ऐसा यूटी है जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है। लेकिन कल को यदि किसी यूटी में किसी केंद्र शासित प्रदेश में कोई हाई कोर्ट की स्थापना करनी है तो वो जो बिल पास होगा वो आपका सी टाइप की विशेष बहुमत प्लस में आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से पास होगा। उसके अलावा भाग 5 का अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, भाग 11 अध्याय 1 केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध, चौथी तथा 7वीं अनुसूची में बदलाव करना हो या फिर स्वयं अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर बदलाव करना हो। अब ये क्या है सर, हमने तो सुना था कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संसद संविधान में बदलाव करती है, तो अब ये पॉइंट कहाँ से आ गया भाई? ऐसा हो सकता ना कि संसद जो आपका आर्टिकल नंबर 368 है उसके अंदर खुद ही के अंदर बदलाव करना हो, जैसे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ते हैं आप, कल को चेंज करना है तो वो भी आपका हो सकता है। आज तक 3 बार ऐसा हुआ है कि अनुच्छेद नंबर 368 में बदलाव हुआ है। अब वो कौन कौन सा हुआ है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एक था आपका संशोधन 7वां, एक था आपका संशोधन 24वां और दूसरा बात करते हैं तो आपका एक संशोधन था 42वां। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 368 में आज तक 3 बार संशोधन हुआ है, 7वां, 24वां और 42वां। उसके अलावा बात करते हैं तो एक आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है जिसको आप पूर्ण बहुमत बोलते हैं। यानी जब भी सरकार बनती है, सरकार का गठन होता है तो आप देखते हैं कि सरकार बनती है बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपकी टोटल सीटें होती है, मान के चलते हैं आप एग्जाम्पल लिया कि कोई भी आपकी एक्स नाम की विधानसभा है जिसके अंदर 100 मेंबर्स हैं, 100 एमएलएज लगा लो, 100 एमएलएज हैं, तो उसके अंदर सरकार बनेगी तो कम से कम कितनी सीटें चाहिए? पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए 50% प्लस 1 सीटें, यानी कि 100 का आधा 50% हो जाएगा, प्लस में 1 कर देंगे तो आप 51। यानी कि सरकार बनेगी तब यदि किसी एक पार्टी के पास में 51 सीटें हैं या फिर गठबंधन के पास में सीटें 51 हैं तब सरकार बनती है, तो उसको बोलते हैं आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं, पूर्ण बहुमत बोलते हैं, आधे से अधिक कुल सीटों का। उसके अलावा एक होती है आपके सामने इफेक्टिव मेजोरिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी बहुमत। इसका मतलब क्या होता है?
देखो, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब ये है कि एग्जाम्पल लेते हैं किसी क्लासरूम का। मान के चलते हैं किसी क्लासरूम में टोटल जो आपके बच्चे हैं, जितने एडमिशन है उस क्लास में, उनकी संख्या 50 है। और यदि कोई भी आपका बिल पास करना है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना कि सभी 50 के 50 बच्चे डेली रेगुलर में आ रहे हो क्लास के अंदर, पॉसिबल नहीं होता है। हो सकता है कि 45 आ रहे हो, 40 आ रहे हो, 35 आ रहे हो। तो प्रभावी बहुमत से बिल पास हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जिस टाइम पे बिल को पास किया गया, उस टाइम पे टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, तत्कालीन बच्चे कितने थे। तो मान के चलते कि 50 में से उस टाइम पे मात्र 40 बच्चे बच्चे ही आपके प्रेजेंट थे। तो उन 40 का बहुमत यानी कि 21 बच्चे, 40 का आधा क्या हो जाएगा, 20 प्लस में 1 21, यानी कि जितने आपके तत्कालीन सदस्य प्रेजेंट होते हैं उनका बहुमत ही क्या होता है, प्रभावी बहुमत होता है। तो यहाँ से आप 2 पॉइंट और नोट कर सकते हैं, एब्सोलूट मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी। उसके अलावा 3 जो आपके संविधान के अंदर दे रखी है उसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको कंसेप्ट सारा समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार 2022 का जो आपका HCS का एग्ज़ाम था, हरियाणा सिविल सर्विसेज, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था टाइप्स ऑफ मेजोरिटी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से जो आपका वीडियो है। तो बाकी भी अपने स्टूडेंट्स के आपके जो फ्रेंड वगैरह हैं उनके साथ में शेयर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।